हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीमती मीरा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो लेक्चर में तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभक्त करने की हिक्स विधि और स्लट्सकी विधि की चर्चा की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम तटस्थता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत सामान्य, घटिया और गिफिन वस्तुओं की चर्चा करेंगे। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नॉर्मल, इंफीरियर एंड गिफिन गुड्स। विद्यार्थियों, तटस्थता वक्र विश्लेषण किसी वस्तु की कीमत तथा मांग मात्रा में जो संबंध है उसको अच्छी तरह और अधिक विश्लेषणात्मक ढंग से व्याख्या करता है। हम पिछले वीडियो लेक्चर में देख चुके हैं कि कीमत परिवर्तन के पीछे जो मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, यानी जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है उस जिसके फलस्वरूप फिर मांग मात्रा में परिवर्तन होता है, उसमें दो प्रभाव क्रियाशील होते हैं, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव। तो कीमत परिवर्तन के परिणामस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की दिशा और परिमाण प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण तथा आय प्रभाव की दिशा तथा परिमाण पर निर्भर करता है। यानी जब वस्तु की कीमत में कमी होगी अथवा वृद्धि होगी तो मांग मात्रा कितनी कम होगी उस वस्तु की या कितनी अधिक होगी, यह जो बात है वह प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आय प्रभाव की दिशा, डायरेक्शन और उसके परिमाण पर निर्भर करता है। विद्यार्थियों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बता चुकी हूँ कि प्रतिस्थापन प्रभाव सदैव ऋणात्मक होता है। अर्थात जब कीमत में परिवर्तन होता है तो प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण घटती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण बढ़ती है, क्योंकि उपभोक्ता कीमत सस्ती होने पर वस्तु की अधिक मांग मात्रा लेता है, किंतु आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। विद्यार्थियों, इसी कारण हम सामान्य वस्तु और निम्न वस्तु और गिफिन वस्तु में यह आय प्रभाव किस रूप में कार्य करता है उसको हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं सामान्य वस्तु, नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तु के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है, यानी कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव समान दिशा में कार्य करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब वस्तु की कीमत घटती है तो मांग मात्रा बढ़ती है और जब कीमत बढ़ती है तो मांग मात्रा घटती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आय प्रभाव धनात्मक हो तो वस्तु की मांग मात्रा तथा कीमत में विलोम संबंध होगा, क्योंकि प्रतिस्थापन प्रभाव तो सदैव ऋणात्मक होता है, कीमत घटने पर मांग मात्रा को बढ़ाने का और कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा को घटाने का काम करता है। लेकिन यदि आय प्रभाव धनात्मक हो तो वस्तु की मांग में और कीमत में विलोम संबंध होगा। इसको आप
अच्छी तरह से चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। हालांकि इस चित्र को हम पिछले वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको पुनः देख लेते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है, ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु है और ओ वाई अक्ष पर वाई वस्तु दिखाई गई है। प्रारंभ में उपभोक्ता पी क्यू बजट लाइन के इस आर बिंदु पर संतुलन में है। अब एक्स वस्तु की कीमत घट जाती है और उपभोक्ता आर बिंदु से टी बिंदु पर पहुंच जाएगा और वस्तु की मात्रा जो पहले वह ओ बी क्रय कर रहा था, अब वह ओ ई मात्रा क्रय करेगा। यानी कीमत प्रभाव के कारण वस्तु की बी ई मात्रा में वृद्धि होगी। अब यहाँ पर आप प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव दोनों को देखिए कि यहाँ पर आर से एच बिंदु पर आना प्रतिस्थापन प्रभाव है और एच से टी बिंदु पर जाना आय प्रभाव है। यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण उपभोक्ता कीमत कम होने पर एक्स वस्तु की इस बी डी मात्रा को बढ़ाता है और आय प्रभाव के कारण इस डी ई मात्रा को बढ़ाता है। तो यानी यहाँ दोनों प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव तथा आय प्रभाव, एक दूसरे को समर्थन दे रहे हैं। दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे हैं सामान्य वस्तु के संदर्भ में। तो यहाँ पर आय प्रभाव धनात्मक है। हम इसको पिछले वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से इस डायग्राम को डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सामान्य वस्तु की स्थिति है। अब विद्यार्थियों, हम दूसरी स्थिति लेते हैं घटिया वस्तुओं की, इंफीरियर गुड्स। विद्यार्थियों, हमारे दैनिक जीवन में अनेक ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता की आय बढ़ने पर प्रतिकूल प्रभाव होता है। यह आय चाहे मौद्रिक आय के रूप में ली जाए या वास्तविक आय के रूप में ली जाए। यानी जो घटिया वस्तु, जिनको हम निकृष्ट वस्तु या हीन वस्तु कह सकते हैं, उन वस्तुओं की मांग आय बढ़ने पर कम होती है और आय घटने पर अधिक होती है। तो निम्न वस्तुओं की दशा में आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव के विपरीत दिशा में काम करता है। लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर कीमत परिवर्तन का ऋणात्मक आय प्रभाव इतना शक्तिशाली नहीं होता कि वह प्रतिस्थापन प्रभाव को समाप्त करके अधिक हो सके। विद्यार्थियों, इसका कारण ये है कि कोई उपभोक्ता अपनी एक वस्तु पर अपनी आय का बहुत कम भाग खर्च करता है। जब एक वस्तु की कीमत घटती है तो उससे बहुत कम आय में वृद्धि होती है। इसलिए आय प्रभाव का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो जनरली बहुत कम होता है। और जब आय प्रभाव ऋणात्मक है और उसका परिमाण कम है तो वह इतना निर्बल होता है कि प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक नहीं हो सकता। तो अधिकांश घटिया वस्तुओं के विषय में कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध होता है। यानी घटिया वस्तुओं के संदर्भ में भी मार्शल का मांग का नियम लागू होता है। विद्यार्थियों, घटिया वस्तुओं के संदर्भ में कीमत घटने पर प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण वस्तु की मांग मात्रा में वृद्धि होती है, लेकिन ऋणात्मक आय प्रभाव से प्रतिस्थापन प्रभाव अधिक होता है। और जो ऋणात्मक आय प्रभाव है वह कीमत घटने पर मांग मात्रा को कम करने की ओर होता है। इसको आप एक डायग्राम से अच्छी तरह समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको चित्र दिखाया हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि प्रारंभ में जो उपभोक्ता है वह पी क्यू बजट लाइन के इस आर बिंदु पर संतुलन में है।
अब कीमत घट जाती है एक्स वस्तु की, तो बजट रेखा PQ1 हो जाती है और उपभोक्ता इसके T बिंदु पर संतुलन में है। लेकिन हमें प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए हम उपभोक्ता कीमत घटने पर चूंकि ऊंचे संतुष्टि स्तर पर पहुंच गया है, तो प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करने के लिए उपभोक्ता से जैसे बाई वस्तु के रूप में PMI वापस ले ली जाए, क्षतिपूरक परिवर्तन है ये, तो उस स्थिति में जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि वह MN रेखा जो कि PQ1 रेखा के समानांतर खींची गई है, तो उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण R से H बिंदु पर आता है। तो यहाँ पर R से H बिंदु पर जाना प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण है। तो जब वस्तु की कीमत कम हुई है तो उपभोक्ता प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण BD मात्रा का उपभोग बढ़ा रहा है। आपको यहाँ एरो से दिखाई दे रहा है कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वह BD मात्रा के कारण है। लेकिन आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता H से T बिंदु पर पहुंच गया है और आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता ED मात्रा कम कर रहा है उपभोग की। और तो यहाँ देखिए कि जो नेट इफेक्ट होगा कीमत परिवर्तन का वह R से उपभोक्ता T बिंदु पर जो पहुँच रहा है, यानी उपभोक्ता की जो मांग में वृद्धि है, X वस्तु की जो मांग में वृद्धि है वह केवल BE मात्रा के बराबर ही है। यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण तो उपभोक्ता की मांग मात्रा में कीमत घटने पर BD के बराबर वृद्धि हुई है, लेकिन आय प्रभाव के कारण उपभोक्ता की मांग मात्रा में कमी हुई है ED के बराबर। इसलिए नेट इफेक्ट हुआ या जो कीमत प्रभाव हुआ वह हुआ BE, यानी कीमत घटने पर केवल BE मात्रा के बराबर X वस्तु की मांग में वृद्धि हुई। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रतिस्थापन प्रभाव ज़्यादा है, आय प्रभाव कम है। प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग मात्रा में ज़्यादा वृद्धि हो रही है और आय प्रभाव के कारण कम मात्रा में कमी हो रही है। तो आय प्रभाव निर्बल है, प्रतिस्थापन प्रभाव ज़्यादा प्रबल है, इसलिए यहाँ पर जो उपभोक्ता की मांग है उसमें निवल वृद्धि, नेट जो वृद्धि है वह BE के बराबर हुई है, यानी कीमत घटने पर मांग मात्रा में वृद्धि हो रही है। यानी यहाँ पर भी मांग का नियम लागू हो रहा है। घटिया वस्तुओं या इन्फीरियर गुड्स के संदर्भ में आप देख सकते हैं मांग का नियम लागू हो रहा है। विद्यार्थियों, तो जो घटिया वस्तु है उसमें भी मांग का नियम लागू होता है। और यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि आय प्रभाव ऋणात्मक है लेकिन प्रतिस्थापन प्रभाव की अपेक्षा निर्बल है, इसलिए वस्तु की मांग मात्रा कीमत बदलने पर विलोम रूप से परिवर्तित होती है, यानी कीमत और मांग मात्रा में विलोम संबंध होगा घटिया वस्तुओं के संदर्भ में। कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटेगी और कीमत घटने पर मांग मात्रा बढ़ेगी। तो इस प्रकार विपरीत संबंध हुआ। अब हम देखते हैं घटिया वस्तु देख लिया हमने, अब हम देखते हैं गिफिन गुड्स, गिफिन वस्तुएं। विद्यार्थियों, कुछ घटिया वस्तुएं ऐसी भी हो सकती हैं जिनकी दशा में ऋणात्मक आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो, जिससे उसका परिमाण प्रतिस्थापन प्रभाव के परिमाण से अधिक हो। और ऐसी स्थिति केवल तभी हो सकती है, यानी आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक सबल तभी हो सकता है, अधिक शक्तिशाली तभी हो सकता है जब उपभोक्ता अपनी आय का बहुत बड़ा भाग उस वस्तु पर
खर्च करता हो, और ऐसी वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहते हैं। और गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा बढ़ती है और कीमत घटने पर वस्तु की मांग मात्रा घटती है। जहाँ सामान्य मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, वहीं गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में जो मांग वक्र है वह धनात्मक ढाल वाला होगा। तो इन वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं इसलिए कहा जाता है, 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के सांख्यिक रॉबर्ट गिफिन के नाम पर इनको गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। विद्यार्थियों, सर रॉबर्ट गिफिन एक विक्टोरिया कालीन अर्थशास्त्री थे और 1845 में आयरलैंड में अकाल पड़ने पर किसानों ने आलू की कीमत बहुत अधिक वृद्धि कर दी थी। किसानों ने आलू की कीमत में, और अनेक परिवार जो अधिक निर्धन होने के कारण मांस की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकते थे, उन्होंने आलू की कीमत पहले से अधिक बढ़ जाने पर भी आलू की मात्रा में कमी करने के बजाय आलू की मांग में वृद्धि कर दी थी। तो इसलिए इन वस्तुओं पर कीमत बढ़ने पर, यहाँ पर मतलब इस स्थिति में कीमत बढ़ने पर भी आलू की मांग मात्रा में कमी नहीं हुई थी। तो विद्यार्थियों, इसका कारण ये है कि आलू इन परिवारों का एकमात्र अनिवार्य आहार था और गरीब लोग अपनी आय का बहुत अधिक भाग इस पर व्यय कर रहे थे, इसलिए ऐसा करना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। तो सर रॉबर्ट गिफिन ने उस समय निर्धनतम परिवारों के उपभोग पैटर्न का अध्ययन करने के पश्चात ये निष्कर्ष निकाला था कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत में वृद्धि होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदता है, और ये सबसे सस्ती वस्तुएं होती हैं और इन वस्तुओं पर निर्धन व्यक्ति अपनी आय का काफ़ी अधिक भाग व्यय करते हैं। तो जिन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग मात्रा बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग मात्रा घटती है, उनको गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। और गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। मार्शल ने इनको मांग के नियम का अपवाद कहा है। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ऐसा इसलिए होता है कि वहाँ ऋणात्मक आय प्रभाव ज़्यादा प्रभावशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। तो इसको हम चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में ये डायग्राम बनाया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रारंभ में जो उपभोक्ता है आर बिंदु पर संतुलन में है पी क्यू कीमत रेखा पर, और जब एक्स वस्तु की कीमत घट गई है पी क्यू वन कीमत रेखा हो गई है तो उपभोक्ता टी बिंदु पर संतुलन में है, यानी कीमत घटने पर मांग मात्रा पहले से कम हो गई है, क्योंकि जो नया संतुलन है वह आर बिंदु के बाईं तरफ टी पर स्थापित हुआ है। यहाँ इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन प्रभाव है वह आर से एच तक है, यानी प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो आय में प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण जो मांग मात्रा में जो वृद्धि हुई है वह बी डी के बराबर है, लेकिन आय प्रभाव के कारण जो मांग मात्रा में कमी हुई है वह डी ई के बराबर है, यानी कमी ज़्यादा है, आय प्रभाव ज़्यादा है, क्योंकि एच से टी पर जाना आय प्रभाव है। तो आय प्रभाव के कारण मांग मात्रा में कमी हुई है और प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण मांग मात्रा में वृद्धि हुई है कीमत में कम होने पर, लेकिन आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में, इसलिए जो निवल प्रभाव है, नेट इफेक्ट है, वह कीमत घटने पर मांग मात्रा एक्स वस्तु की घट गई है ई बी मात्रा के बराबर। ई बी मात्रा के बराबर वस्तु की मांग मात्रा यहाँ पर घट गई है, क्योंकि जो नया संतुलन है वह आर बिंदु के बाईं तरफ है। तो ये गिफिन गुड्स के संदर्भ में हमने आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को देखा। विद्यार्थियों,
गिफिन वस्तुओं पर जैसा कि मैं बता ही रही हूँ मांग का नियम लागू नहीं होता और गिफिन वस्तुएं घटिया वस्तुएं ही होती हैं और उनमें आय प्रभाव की प्रतिकूलता प्रतिस्थापन प्रभाव की अनुकूलता की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। तो विद्यार्थियों, हमने तीनों प्रकार की वस्तुएं देखी। सामान्य, जिनमें कि मांग का नियम लागू होता है, कीमत और मांग मात्रा में विपरीत संबंध होता है। घटिया वस्तुएं, जिनमें भी मांग का नियम लागू होता है, और गिफिन वस्तुएं, जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, कीमत और मांग मात्रा में धनात्मक संबंध होता है, यानी कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा बढ़ती है, कीमत घटने पर मांग मात्रा घटती है उस वस्तु की। तो आपको यह क्लियर हो जाना चाहिए, स्पष्ट हो जाना चाहिए कि गिफिन वस्तु और घटिया वस्तुओं में क्या अंतर है। तो विद्यार्थियों, मैं आपको और एक बार स्पष्ट कर दूं कि गिफिन गुड्स और घटिया इन्फीरियर गुड्स दोनों वस्तुओं के संदर्भ में आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों विपरीत दिशा में काम करते हैं, लेकिन घटिया वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन प्रभाव ज़्यादा शक्तिशाली होता है ऋणात्मक आय प्रभाव की तुलना में, और जो गिफिन गुड्स हैं उनमें ऋणात्मक आय प्रभाव ज़्यादा शक्तिशाली होता है प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में। तो गिफिन गुड्स मांग के नियम का अपवाद होती हैं और जो घटिया वस्तुएं हैं उन पर मांग का नियम लागू होता है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि सभी गिफिन वस्तुएं हीन वस्तुएं हैं, किंतु सभी हीन वस्तुएं गिफिन वस्तुएं नहीं हैं। वे हीन वस्तु ही गिफिन वस्तु हैं जिन पर आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। ऋणात्मक आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। विद्यार्थियों, सैद्धांतिक दृष्टि से गिफिन वस्तु संभव है, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा, परंतु वास्तविक जीवन में इनके पाए जाने की संभावना बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी भारत में जैसे कलकत्ता या बम्बई की गंदी बस्तियों में रहने वाले, स्लम्स में रहने वाले या कभी कभार मजदूरी करके जीने वाले व्यक्तियों के जीवन में इस प्रकार की वस्तुओं का अस्तित्व हो सकता है, जिसमें हम बासी सब्जियों को या घटिया किस्म के ज्वार बाजरे को इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से तो ये गिफिन गुड संभव है ही, वास्तविक जीवन में भी इनका अस्तित्व मिल सकता है, लेकिन सामान्यतः वास्तविक जीवन में गिफिन गुड्स का मिलना कठिन है। संभावना बहुत कम ही है वास्तविक संसार में इनके पाए जाने की। लेकिन हमने यहाँ देखा कि तटस्थता वक्र विश्लेषण के माध्यम से हम मांग के नियम की अधिक अच्छी तरह से व्याख्या कर सकते हैं, अधिक विश्लेषणात्मक ढंग से मांग के नियम की व्याख्या कर सकते हैं। कीमत और मांग मात्रा के बीच जो संबंध है उसको हम अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको ये सामान्य वस्तुएं, घटिया वस्तुएं और गिफिन वस्तुएं ये समझ में आ गया होगा। हम अगले वीडियो लेक्चर में कीमत उपभोग वक्र के माध्यम से मांग वक्र को व्युत्पन्न करना और क्षतिपूरक मांग वक्र के बारे में भी हम अगले वीडियो लेक्चर में अध्ययन करेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।